आज की कक्षा में हम संस्कृति से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ हम सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को जानेंगे वो है असंस्कृतिकरण। क्या है असंस्कृतिकरण? आपका 4 अंक का प्रश्न या 2 अंक का प्रश्न इसके संबंध में पूछा जा सकता है। तो D.N. मजूमदार, मिल्टन सिंगर, S.K. श्रीवास्तव आदि ने भारत में असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया का वर्णन किया है। और असंस्कृतिकरण जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, संस्कृतिकरण का अपोजिट। तो संस्कृतिकरण में क्या होता है? निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति की जीवन पद्धति को अपने जीवन में स्वीकार करता है। परंतु असंस्कृतिकरण में जब कोई उच्च जाति जैसे कि ब्राह्मण या क्षत्रिय अपनी संस्कृति, कर्मकांडों, आदर्शों, मूल्यों, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज जो कुछ भी है, उसकी जातिगत परंपराएं हैं जिसकी वजह से उसकी पहचान है समाज में, उनको त्याग देता है। उस प्रक्रिया को असंस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे मिल्टन सिंगर, ये कौन है? सामाजिक वैज्ञानिक हैं। तो मिल्टन सिंगर की मान्यता है कि भारत के सभी ब्राह्मणों को शास्त्रों तथा वेदों की पर्याप्त जानकारी है ही नहीं। और ये सही भी है कि ब्राह्मणों का मूलतः काम क्या माना जाता था? वेदों का पठन पाठन, मंत्रों का उच्चारण। परंतु वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें और आज से 50 वर्ष या 100 वर्ष या 150 वर्ष के भी प्रश्नों को हम पलट के देखें तो उस समय भी और आज भी जो ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण हैं, क्या उन्हें वेदों का पठन पाठन आता है या शास्त्रों के वो ज्ञाता हैं? तो नहीं है ना। तो इसलिए वो लोग पंडित कहलाने के योग्य नहीं होते। और प्रतिदिन की जो धार्मिक क्रियाएं हैं तथा कर्मकांडों में भी कमी आती जा रही है। उनमें भी, ब्राह्मणों में भी नास्तिकता और भौतिकता बढ़ रही है। देखिए, ब्राह्मण का जो एक सामान्य जो ब्राह्मण जाति की जो एक सामान्य विशेषता मानी गई थी वो थी कि मांस मदिरा से दूर रहना। पर आप स्वयं भी ऐसे अनेक ब्राह्मणों को जानते होंगे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखने वालों को जानते होंगे जो वर्तमान समय में मांस खाते हैं या मदिरा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये हर ब्राह्मण पर देखिए अपवाद हर जगह हैं। तो आज भी बहुतायता अधिकांशतः ब्राह्मण ऐसे होंगे जो मांस मदिरा से दूर होंगे, परंतु ऐसे ब्राह्मणों का प्रतिशत भी है, ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो मांस मदिरा का प्रयोग करने लगे हैं। और इसके बाद S.L. कालिया ने अपने उत्तर प्रदेश का उन्होंने एक अध्ययन किया था और उस अध्ययन में पाया कि जौनसार बाबर के ब्राह्मण लोग मांस मदिरा का सेवन करने लगे और पहाड़ी स्त्रियों के साथ उनके अनैतिक संबंध भी देखने को मिलते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र की उच्च जातियों ने हिंदुओं की मान्यताओं तथा परंपराओं को त्यागा है। तो निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारत के कई क्षेत्रों में ब्राह्मण और उच्च जातियों के लोगों में असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है, जिसमें उन्होंने अपनी परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पद्धति को त्याग कर पश्चिम या आधुनिक संस्कृति को अपनाया है। ठीक है। अब उसके बाद हम एक और अवधारणा पे बात करते हैं, वो है पुनः संस्कृतिकरण। क्या है पुनः संस्कृतिकरण? योगेंद्र सिंह के अनुसार, अब नाम तो आपको याद हो गए होंगे, योगेंद्र सिंह भी कौन है? सामाजिक वैज्ञानिक हैं। तो योगेंद्र सिंह के अनुसार पुनः संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें पहले से पश्चिमीकृत या आधुनिकीकृत समूह आधुनिकीकरण के बहुत से प्रतीकों जैसे वेशभूषा, खान पान की आदतों, जीवन शैली और राजनीतिक वैचारिक को त्याग करता है और परंपरागत सांस्कृतिक प्रतीकों और विश्वासों की ओर पुनः लौटता है। उन्होंने, योगेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के गांवों का अध्ययन किया और देखा कि स्वतंत्रता से पूर्व राजपूतों ने पश्चिम की संस्कृति को अपना लिया था,
लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुनः अपनी प्राचीन परंपरागत हिंदू संस्कृति को अपनाना आरंभ किया। तो पुनः संस्कृतिकरण नाम से वैसे हमें समझ में आ जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो समझ में आ जाता है हमें कि पुनः संस्कृतिकरण का क्या तात्पर्य है ना। अब योगेंद्र सिंह ने अपने एक अध्ययन में इसको देखिए, समाजशास्त्र क्योंकि एक विज्ञान है तो आप सिर्फ काल्पनिक बातें कह के अपनी बात की पुष्टि नहीं कर सकते, आपको बाकायदा उसके लिए तथ्यात्मक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना आवश्यक हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पर संस्कृति ग्रहण की। तो डी.एन. मजुमदार एवं टी.एन. मदान ने अपनी कृति सामाजिक मानवशास्त्र परिचय में इस संप्रदाय की निम्न व्याख्या दी, जो व्याख्या मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि अधिकृत या प्रभावी संस्कृति पहले तो टूटती है, किंतु बाद में अपने व्यक्तित्व के क्षय की पूर्ति हेतु प्रतिक्रियाशील हो उठती है। ऐसी प्रतिक्रिया प्रतिपर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। उन्होंने उदाहरण बताया कि झारखंड आंदोलन है, कई शताब्दियों में छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियों का शोषण हो रहा था, परंतु अभी जनजातीय दृढ़ता और विशेष की नवचेतना के साथ एक आंदोलन के रूप में खड़ी हो गई हैं और वे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों में स्वायत्तता की मांग करने लगी हैं। ठीक है, तो प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है प्रसार। जब संस्कृति तत्व या संस्कृति संकुल प्रसारित होते हैं तब इस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। जब संस्कृति तत्व या संस्कृति संकुल प्रसारित होते हैं तब इस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम पर संस्कृति ग्रहण की। क्या है पर संस्कृति ग्रहण? जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है तो इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण। जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। फिर संस्कृति अंतःग्रहण। हर्स्कोविट्ज़ कौन है? हर्स्कोविट्ज़ एक प्रसिद्ध मानवशास्त्री हैं जिन्होंने संस्कृति की परिभाषा दी थी, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। क्या है संस्कृति? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो हर्स्कोविट्ज़ ने ही संस्कृति अंतःग्रहण के बारे में लिखा कि जब एक बढ़ता हुआ बालक अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं की पुष्टि या अनुपालन करने के लिए सीखता है तो इस संस्कृति को, जो इस संस्कृति की ये जो प्रक्रिया है सीखने की प्रक्रिया को संस्कृति अंतःग्रहण कहते हैं। और उसके बाद अंतर संस्कृतिकरण। जब संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल का विनिमय होता है तो उसे अंतर संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब मैं विश्वास करती हूँ कि आपको जो मैंने बताया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझ में आया होगा। मैं फिर भी इसको दोहराना चाहूँगी और जिससे कि आप इस बात को समझ सकें। पहला हमने जाना था असंस्कृतिकरण। असंस्कृतिकरण का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जब उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के संस्कारों को अपनाने लगे, निम्न जाति के जीवन तरीकों को अपनाने लगे तो वो असंस्कृतिकरण कहलाएगा। फिर हमने बात की थी पुनः संस्कृतिकरण की। पुनः संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पश्चिमीकृत या आधुनिकृत समाज पुनः अपनी संस्कृति, जो उसकी पुरातन संस्कृति है, उस ओर वो अग्रसित होता है, लौट कर आता है। फिर हमने बात की थी प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। प्रतिपर संस्कृति ग्रहण
वो संप्रदाय है, वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पहले तो प्रभावी संस्कृति बिखरती है, परंतु पुनः उसमें चेतना जागृत होती है और वो अपने अधिकारों के लिए पुनः लड़ती है, संघर्ष करती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसार की, जब संस्कृति तत्व या संस्कृति संकुल प्रसारित होते हैं और इस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। फिर बात करते हैं हम पर संस्कृति ग्रहण की, जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है और इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो समाजशास्त्री उन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में क्या कहा, जिसमें हम बी कुप्पुस्वामी की अगर बात करें तो उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मर्टन द्वारा प्रतिपादित संदर्भ समूह की प्रक्रिया जैसा माना है। बच्चों, संदर्भ समूह क्या है? जिसे हम अंग्रेजी में रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, कि जहाँ हमें एक ऐसा समूह जिसकी हमें कोई भी विशेषता इतना अधिक प्रभावित करती है कि उसे हम अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, तो वो संदर्भ समूह कहलाता है, कि वो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो कुप्पुस्वामी कहते हैं कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो मर्टन, ये संदर्भ समूह की परिभाषा किसने दी थी? रॉबर्ट के मर्टन ने। तो वो ये बात कह रहे हैं कि जो मर्टन ने संदर्भ समूह की जो परिभाषा दी की प्रक्रिया के बारे में बताया है, ये समहाउ जो संस्कृतिकरण है वो संदर्भ समूह जैसा ही है, कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य बनना चाहता है उसे संदर्भ समूह कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, तो संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? संदर्भ समूह के गुणों का विकास सदस्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं के अंदर विकसित करते हैं। और यही चीज़ तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में संभव ऐसी है कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति की जीवन प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, तो वो संदर्भ समूह है जैसे उनके गुणों सांस्कृतिक लक्षणों को निम्न जाति अपने में विकसित करके उच्च जाति के समान समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करती है। डीएन मजुमदार क्या कहते हैं? डीएन मजुमदार संस्कृतिकरण के संदर्भ में कहते हैं कि एक बात तो वो कहते हैं कि सभी स्थानों में निम्न जातियों में उच्च जातियों की संस्कृति को अनुकरण करने की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिए, ये मान के चलें आप कि जो भी सिद्धांत किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया होता है उसका विरोध भी होता है। हर कोई उस विचारधारा से, उस बात से सहमत हो, ऐसा असंभव है। तो उस विरोध के, जिसे हम आलोचना कहना ज़्यादा उचित होगा, तो ये आलोचनात्मक तथ्य के तौर पे हम देखें तो डीएन मजुमदार ने कहा कि सभी स्थानों में निम्न जातियों में उच्च जातियों की संस्कृति के अनुकरण की प्रवृत्ति नहीं मिलती। दूसरा उन्होंने लिखा कि इस प्रक्रिया का विकास कहाँ तक होगा, ये प्रक्रिया कहाँ जाकर समाप्त होगी, ये कहना भी संभव नहीं है। और मजुमदार की एक आपत्ति और भी थी कि श्रीनिवास ने ये स्पष्ट नहीं किया कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम किन बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं। उनका ऑब्जेक्शन इस बात पे भी था कि इस प्रक्रिया के द्वारा वो हम किन बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं। और योगेंद्र सिंह की अगर हम बात करते हैं तो योगेंद्र सिंह ने जो श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का विस्तार से मूल्यांकन एवं विवेचन किया था और उन्होंने अग्रिम समाजीकरण भी संस्कृतिकरण को माना। और उन्होंने ये भी कहा था कि संस्कृतिकरण सापेक्ष रूप से बंद हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। क्या है? बंद हिंदू समाज में सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। ये सामाजिक परिवर्तन का एक आंतरिक स्रोत है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृतिकरण विषय में सुधार लाने की आशा में उच्च समूह की संस्कृति की ओर अग्रिम समाजीकरण के लिए सार्वभौमिक प्रेरणा का भी संस्कृतिकरण एक विशिष्ट विषय है। ठीक है, तो हम सार रूप से ये कह सकते हैं कि श्रीनिवास ने भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए जो संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया वह सामाजिक मानवशास्त्र में प्रसारवादियों द्वारा दिए गए संस्कृति के संवर्धन के प्रसार की विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित
संप्रत्ययों पर आधारित है, जिसको श्रीनिवास ने भारतीय समाज के संदर्भ में पहले ब्राह्मणीकरण कहा और बाद में संस्कृतिकरण कहा। अब ये आप थर्ड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि संस्कृति का जो संवर्धन का सिद्धांत है, प्रसार का सिद्धांत है, उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया, संप्रत्यय दिया, अवधारणा दी उन्होंने, और सामाजिक मानव शास्त्र में प्रसारवादी द्वारा दिए गए संस्कृति के जो संवर्धन के प्रसार की विभिन्न प्रक्रिया से संबंधित जो संप्रत्यय पर आधारित है, उसमें श्रीनिवास ने पहले इसे ब्राह्मणीकरण का और बाद में संस्कृतिकरण का। और श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के संबंध में जो कुछ भी वैज्ञानिक तथ्य दिए, उन्होंने कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने जर्मनी तथा अमेरिका के प्रसारवाद के संप्रदायों में भी देखा जा सकता है। यहाँ हम F.G. बैली के विचारों को भी उल्लेखित अवश्य करेंगे। तो F.G. बैली ने कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर में लिखा कि संस्कृतिकरण संप्रत्ययों की कॉन्सेप्ट्स है ना, अवधारणा है, एक पोटली है तथा यह असंयत एवं ढीला संप्रत्यय है, इसमें कोई विशेषता भी नहीं है, ऐसी उन्होंने आलोचना की। तो बच्चों आपको ये समझना होगा, जैसे जैसे आप समाजशास्त्र में आगे अगली कक्षाओं में जाएंगे, आप ये देखेंगे कि ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं है, ऐसा कोई भी संप्रत्यय नहीं है। और ख़ासकर जब मैं आपको संस्कृति के अलग अलग सिद्धांत बताऊंगी कि सिद्धांत देने वालों के बाद उनकी आलोचना करने वाले समाजशास्त्रियों की भी किस हद तक तादाद होती है। और आलोचना मेरे ख्याल से आवश्यक भी है, इसलिए नहीं कि व्यक्ति स्वार्थगत होकर आलोचना करता है, वो उसके पीछे उन कारणों को अवश्य रखता है। आलोचना एक साहित्यिक तौर पे नहीं की जाती समाजशास्त्र में, उसके पीछे तथ्यात्मक कारणों को भी देना होता है। तो F.G. बैली ने जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि श्रीनिवास इस जो कॉन्सेप्ट था इसे और अधिक व्यापकता उनको प्रदान करनी चाहिए थी, जिससे इसकी तार्किक जो उनका लॉजिकल था कॉन्सेप्ट होना चाहिए था वो नहीं रहा। तो यहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी कहा, फिर हम ओवरऑल जिस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि श्रीनिवास ने भारतीय समाज के संदर्भ में संस्कृति के संबंध में जो कुछ भी बातें कहीं, उस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो हम सार रूप से देखें तो ये माना जाता है कि उनके सिद्धांत में अनेक कमियां रही हैं, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उन कमियों के कारण इस सिद्धांत को नकार दिया जाए, और हमें ये स्वीकार करना ही होगा और करना भी चाहिए। स्वागत योग्य है कि भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बहुत अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब मैं आपको ये आज आपका अध्याय समाप्त हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके 2 अंक या 4 अंक के प्रश्न, जैसा कि मैं हर अध्याय की समाप्ति के बाद बताती हूँ, आपसे पूछे जा सकते हैं। वो है पुनः संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए, प्रभु जाति को परिभाषित कीजिए, संस्कृतिकरण का कोई एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताइए, फिर संस्कृतिकरण की कोई विशेषता बताइए, संस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए, संस्कृतिकरण पर किसी एक वैज्ञानिक के विचार बताइए। मैंने अभी आपको बताया ना, D.N. मजूमदार के, कुप्पुस्वामी के, योगेंद्र सिंह के। फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है जिसके पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है, असंस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है, पदमूलक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और संस्कृतिकरण के एक प्रोत्साहन वाला जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो मोटिवेट करता है संस्कृतिकरण को, उसके बारे में बताइए। और अगर हम डिटेल क्वेश्चंस की बात करते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आते हैं 20 नंबर के, वो आ सकते हैं, संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए, या
संस्कृतिकरण की विशेषताओं के संदर्भ में बताइए कि भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में कहाँ तक सहायक संप्रत्यय है। या ये पूछा जा सकता है संस्कृतिकरण पर एक निबंध लिखें। अब निबंध लिखने की अगर बात करते हैं तो आपको संस्कृतिकरण के बारे में क्या क्या लिखना होगा, उसकी परिभाषा लिखनी होगी, उसकी विशेषता लिखनी होगी और तत्पश्चात आपको उसके वो उन फैक्टर्स की भी बात करनी होगी जो संस्कृतिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जिनके कारण होती है। तो आज आपका ये अध्याय समाप्त हो गया है। हम कल की कक्षा में एक नए अध्याय को आरंभ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।